हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स के एकदम बाद ही आता है ये वाला चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो नॉलेज गेन किए थे उसका नॉलेज भी इधर लगेगा और यहाँ पर हम लोग गैस के इक्वेशंस के बारे में और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये टॉपिक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये फिजिक्स का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉपिक है। जहाँ पर फिजिक्स का जनरेशन स्टार्ट हुआ था जैसे आइजैक न्यूटन का टाइम, वहाँ से इसका ओरिजिन था। जब मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में स्टडी किए थे। तो काइनेटिक थ्योरी फिजिक्स में बहुत कंट्रीब्यूशन होल्ड करता है। फिजिक्स के डेवलपमेंट में हमारा जो सब्जेक्ट फिजिक्स है जो डेवलप हुआ उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बहुत ही बड़ा मतलब रोल है, क्योंकि एकदम इनिशियल स्टेजेस जब सब्जेक्ट हम लोग का ग्रो कर रहा था, इनिशियल स्टेजेस में साइंटिस्ट जो चीज़ें डिस्कवरी हुआ था वो सब था किससे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। बहुत बाद हमारा तो जो लाइट का टॉपिक, उसके बाद जो हमारा क्वांटम तो रिसेंट हम लोग का हो रहा है, उसका पहले जो इनिशियल डेज में जो था वो हीट इंजन, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी के ऊपर ही था। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इधर हम लोग बहुत सारा एजम्पशंस है। थोड़ा आप लोगों को अगर बेसिक आइडिया दूं इस मतलब मेन चैप्टर में घुसने पहले क्या है चैप्टर के अंदर, तो हमने क्या पढ़ा था 1803 में डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था। सर जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था। उन्होंने क्या बोला था, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और इसके ठीक 70 ईयर्स बाद मतलब 1873 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थ्योरी आया है। 1873 में, बहुत साल बाद। मतलब डाल्टन सर ने एटॉमिक थ्योरी तो 1803 में दिया था, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कब आया था, 1873। बहुत ही लॉन्ग टाइम गैप है। इस बीच बहुत सारे अलग अलग लॉ आए, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, लेकिन इन सबसे पहले आया था बॉयल्स लॉ। वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9-10 में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, वहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब आप लोग करके आ चुके हैं। सब कुछ हम लोग रिकैप करेंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का नेसेसिटी क्या है, यहाँ पर नेसेसिटी क्या है, यहाँ पर देखा गया। अगर मैं आप लोगों को बेसिक आइडिया बोलूँ, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे रैंडमली मोशन कौन करता है, गैस। गैस का मॉलिक्यूल्स रैंडमली, गैस का मॉलिक्यूल्स ऐसे मोशन करता रहता है। गैस मॉलिक्यूल्स, अच्छा समझिए, गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस, ये हमें पता है। गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन से भी स्टडी करेंगे। ब्राउनियन मोशन क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हैं इन ऑल डायरेक्शन में। तो ये जो मोशन करता है, इस मोशन की वजह से इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, ये जब एक कंटेनर का वॉल से कोलाइड करेगा उसमें क्या चेंजेस आएगा, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यहाँ पर दो साइंटिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल है, एक है मैक्सवेल और एक है बोल्ट्जमैन। इनसे हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, आप लोग मैं जो बता दूंगा वो अगर करेंगे आप लोग एग्जाम में सब क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएंगे। एकदम इजी चैप्टर है। मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को मतलब छोड़ के जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को रट्टा मार के चल जाते हैं। वो एग्जाम में तो आता है, उसको लिख के आ जाते हैं, लेकिन इसका फील नहीं ले पाते। हम लोग को इस चैप्टर का फीलिंग लेना पड़ेगा, चैप्टर क्या चीज है, इसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो देखिए क्या चीज है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर। सबसे पहले गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अभी देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो थ्योरी, जब भी कोई नया थ्योरी आता है उस बहुत चैलेंजेस फेस करता है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस उस टाइम में 1873 में एक नया थ्योरी था। बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा इसको कि ये सही है, गलत है, क्या क्या है। और इसमें बहुत सारे एजम्पशंस है। एजम्पशंस आप सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या एजम्पशंस है, ये तो क्लियरली गलत है। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस थ्योरी को फेस करना पड़ा। हम लोग इसके एजम्पशंस को ही पढ़ेंगे। तो जब भी कोई नया चीज़ आता है, जो हमारा पुराना लॉज है उसको अगर सेटिस्फाई करेगा तभी उसको वैलिड माना जाता है। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमारा जो प्रीवियस लॉ था, क्या क्या लॉ था, बॉयल्स लॉ, मतलब गैस में कौन कौन सा लॉ था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, समझिए क्या बोल रहा हूँ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और यहां से हम लोग मिलके आइडियल गैस जो इक्वेशन है
इसको सेटिस्फाई करने का जरूरत था, किसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को। अगर ये सब चीज में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सेटिस्फाई कर दिया तो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम लोग उस टाइम साइंटिस्ट को वैलिड समझेंगे। तो क्या जो चैलेंजेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो थ्योरी है, जो चैलेंजेस इसने फेस किया, क्या इसके ऊपर वो खड़ा उठ पाया, इस चैलेंजेस को क्या ओवरकम कर पाया? आंसर है यस, इस चैलेंजेस को उन्होंने ओवरकम किया, लेकिन एट ए वेरी पर्टिकुलर कंडीशन। एक ही कंडीशन में काइनेटिक थ्योरी ये सब लॉ फेस करेगा, कब? एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अभी ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग सब कुछ आप लोगों को पढ़ाएंगे इस चैप्टर के अंदर से। ओवरऑल आइडिया ले लीजिए, समझ गए क्या चीज है, कब हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इस सबको सेटिस्फाई करेगा? एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि सर ये मॉलिक्यूलर मोशन होता कैसे है। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला एटम्स मूव्ड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। तो मॉलिक्यूलर मोशन होता क्या है, मॉलिक्यूलर मोशन होता क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग को रॉबर्ट ब्राउन सर का एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया, कुछ पोलन ग्रेन्स को वाटर में गिरा दिया। यहाँ पर अगर वाटर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स को ऐसा करके डाल दिया उन्होंने। क्या किया? पोलन ग्रेन्स को। तो पोलन ग्रेन्स जब इन्होंने डाल दिया इधर, तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स रैंडमली मूव कर रहेगा वाटर में। जो इम्प्योरिटी है रैंडमली मूव करेगा, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और भी अगर है इस तरफ, इस तरफ। तो इससे रैंडमली हमारा पोलन ग्रेन्स मूवमेंट कर रहा था, रैंडमली मूवमेंट कर रहा था। तो इस रैंडम मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। अभी इसके पीछे एक स्टोरी है, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो जब रॉबर्ट ब्राउन सर ने पोलन ग्रेन्स को वाटर फेंक देता है, ऐसे हम लोग का मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करता है, तो ये ब्राउनियन मोशन। और उन्होंने कहा कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है वो भी ऐसे ही हमारा मूवमेंट करता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स है, इस पोलन ग्रेन्स में जैसा मोशन हो रहा है, तो गैस मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्सर्ट ब्राउनियन मोशन। मतलब ये तो पोलन ग्रेन्स के लिए था, तो हम लोग गैस को तो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये गैस मॉलिक्यूल्स भी कुछ इसी तरह से मोशन करता है, गैस मॉलिक्यूल्स भी एग्जीक्यूट ब्राउनियन मोशन। ये आपको समझना पड़ेगा। तो गैस मॉलिक्यूल्स अगर ब्राउनियन मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्यों हो रहा है? तो उस समय सोचा गया कि कुछ केमिकल इफेक्ट के लिए हो रहा था, कुछ टेम्परेचर के लिए हो रहा था, कुछ और किसी के लिए हो रहा था, लेकिन कोई भी थ्योरी इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया कि गैस मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मोशन क्यों कर रहा था। अल्टीमेटली जब तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने इसको एस्टेब्लिश किया कि ये वाला क्यों ऐसे मूवमेंट कर रहा है। तो ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कंट्रीब्यूशन। गैस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कौन समझाया? काइनेटिक थ्योरी। तो ये है, ये ब्राउनियन मोशन गैस मॉलिक्यूल्स क्यों होता है? ड्यू टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम लोग को इसका एक्सप्रेशन मिलेगा। समझ गए ब्राउनियन मोशन क्या है? तो और हम लोग को थोड़ा रिकैप करा दूं, बॉयल्स लॉ कब आया था? बॉयल्स लॉ न्यूटन के टाइम में आया था। जब न्यूटन थे उस टाइम बॉयल्स लॉ आया था। मतलब न्यूटन किस टाइम में थे? 1600 के एरा में थे। कुछ समथिंग अप्रोक्सीमेट ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन 1650 से 1670 के किसी बीच में ही बॉयल्स लॉ आया था। स्टोरी को समझिए, बॉयल्स लॉ आया था। बॉयल्स लॉ में क्या कहा जाता था? बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? The volume of a fixed mass of gas at constant temperature is inversely proportional to its pressure, that is V proportional 1 by P, जहां पर T और M क्या था? कांस्टेंट था। और इसका ग्राफ कैसा था? इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते P वर्सेस V ग्राफ, PV ग्राफ, तो कुछ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, थियोरिटिकली ये वाला ग्राफ आना चाहिए था। थियोरिटिकली ये वाला आना चाहिए था, ये वाला आना चाहिए था, कोई गलती नहीं है। पीवी ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ऐसा टाइप का कुछ पीवी ग्राफ आएगा। लेकिन देखा गया जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको करने गए, एक्सपेरिमेंटली ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आया। एक्सपेरिमेंटली कैसा आया? एक्सपेरिमेंटली ग्राफ हम लोग का कुछ ऐसा आ रहा था। एट एनी टेम्परेचर T1, एट एनी टेम्परेचर T2। तो ये सब कब आ रहा था? ये आ रहा था एक्सपेरिमेंटली।
ये आ रहा था एक्सपेरिमेंटली में। तो एक्सपेरिमेंटली में ये आ रहा था, तो मतलब क्या है देखिए, हम लोग का आना चाहिए था कुछ ऐसा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा आ रहा था। तो हमारा जो एक्चुअल गैसेस है वो हमारा थियोरेटिकल बॉयल्स से डेविएट कर रहा था। लेकिन ये कब हो रहा था, जब हम लोग धीरे धीरे से टेम्परेचर राइज कराएंगे, एकदम वेरी हाई टेम्परेचर में हमारा जो एक्चुअल ग्राफ है वो थियोरेटिकल से मैच करेगा। लेकिन ये कब होगा, ये होगा एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें एक चीज मिला, यहाँ से काइनेटिक थ्योरी का शुरू हो रहा था, मतलब देखिए तभी भी काइनेटिक थ्योरी आया नहीं, ये वाला था 1650 में, तभी भी काइनेटिक थ्योरी कोई कुछ जानता नहीं था कि बाद में कोई थ्योरी आएगा। लेकिन यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला कि वेरी हाई टेम्परेचर में हमारा जो रियल गैस है वो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा। रियल गैस मतलब हमारा जो नॉर्मल जो गैसेस है, आप लोग जब पढ़ के आ चुके हैं तो आप लोग को पता है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ सब कुछ किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए है, सब कुछ है आइडियल गैस के लिए। लेकिन आइडियल गैस तो रियल लाइफ में नहीं मिलता हमें, हमारा रियल लाइफ में तो रियल गैसेस है। तो रियल गैसेस जब वेरी हाई टेम्परेचर में जाता है तब वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। सेम चीज हुआ चार्ल्स लॉ में, सेम फेनोमेना किसमें हुआ, चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में क्या कहता था, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब भी प्रोपोर्शनल कैपिटल टी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पर P एंड M कांस्टेंट है। इसका भी अगर हम लोग VT ग्राफ प्लॉट करें, V और इधर T, तो ग्राफ कुछ इस तरह का था कि इसमें थियोरिटिकली, ये का थियोरिटिकली। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखने जाएं, एक्सपेरिमेंटली कुछ ग्राफ हम लोग ऐसा आ रहा था, कभी कुछ और आ रहा था। लेकिन आस्ते आस्ते टेम्परेचर इंक्रीज करते में जब एट वेरी हाई टेम्परेचर हमारा एक्सपेरिमेंटली मिल जाता है, किससे, एक्सपेरिमेंटली एट वेरी हाई टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में आया था। अभी चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ का बहुत साल बाद आया, बॉयल्स लॉ का बहुत साल बाद चार्ल्स लॉ आया। तो दोनों ही चीज से हम लोग देख पा रहे हैं, एक वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर का एक स्टोरी आ रहा है। तो हाई टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मॉलिक्यूल्स के, गैस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए। हम लोग यहाँ से आ चुके हैं। और भी अगर हम लोग थोड़ा आगे पढ़े, उसके बाद कौन सा लॉ आया, एवोगाड्रोस लॉ। उसके बाद आया चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के बाद कौन सा लॉ आया, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोस लॉ कहता है। इसके बाद हम लोग एवोगाड्रोस लॉ में क्या पढ़ते हैं, एवोगाड्रोस लॉ में हम पढ़ते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अच्छे समझिए, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब एक जगह पर अगर हम लोग का 10 लीटर ऑक्सीजन है, एक जगह पर हम लोग अगर का 10 लीटर क्या है, एक जगह पर 10 लीटर ऑक्सीजन है, एक जगह पर 10 लीटर कुछ भी लगे हाइड्रोजन है। तो इसमें अगर n मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी n मॉलिक्यूल्स रहेगा, मतलब इक्वल वॉल्यूम जो है उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा 5 ml नाइट्रोजन है, इधर हमारा 5 ml हीलियम है, तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। यह है एवोगाड्रोस लॉ, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। तो मतलब V प्रोपोर्शनल टू N। लेकिन क्या क्या कांस्टेंट था इसमें, इसमें कांस्टेंट था हमारा N। तो मतलब अभी आप लोग बोलेंगे सर N मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स और मॉलिक्यूल्स का रेशियो एकदम सेम होता है, एकदम मॉलिक्यूल्स है तो वहां से हम कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ मोल्स है। मतलब इसमें जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा उसमें उतना ही मोल्स रहेगा, रिस्पेक्ट तो सेम ही है ना। थोड़ी देर बाद में मोल्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोग को समझाऊंगा। यहाँ पर क्या T P ये सब कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो ये था एवोगाड्रोस लॉ। लेकिन यहां से भी हमें एक चीज मिलेगा कि जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे, जब हम लोग ये तीनों लॉस को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ कंबाइन करेंगे तो यहां से हमारा आइडियल गैस इक्वेशन आएगा।
आप लोगों में से बहुत जन ऐसे होंगे जिसको ये सब पता है, तो बोले सर आप क्यों ये सब पढ़ा रहे हैं, क्लास 9-10 का चीज़ है, लेकिन ज़रूरत है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये था क्या, बॉयल्स लॉ, ये था चार्ल्स लॉ, ये था एवोगाड्रोस लॉ। तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू NT/P। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं PV प्रोपोर्शनल टू NT। प्रोपोर्शनल हटाने में हम लोग कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा nRT, जहां पर R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और भी अलग अलग वैल्यू है, इसको अगर लीटर एटीएम में जाएंगे, लीटर एटीएम यूनिट में अलग वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम यूनिट में है, अलग अलग जगह में अलग अलग वैल्यू है। इसको अगर आर में करें तो 10⁻⁷ आर पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम लोग समझाने क्या है। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें, यहाँ से अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ से भी हम लोग को सेम हाई टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही आएगा। मतलब समझिए क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से समझिए। अगर मैं देखता हूं कि हमारे पास क्या है, ग्राफ हमारे पास है, समझिए अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, PV इक्वल्स टू nRT, तो PV/RT इक्वल्स टू 1 फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, इस तरफ मेरा रहेगा PV/RT और इस तरफ रहेगा सिर्फ P, तो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस थियोरेटिकल इक्वेशन हम लोग का ग्राफ कैसा आना चाहिए था, ग्राफ हम लोग का कुछ ऐसा आना चाहिए था, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये था थियोरेटिकली ये वाला आना चाहिए था। लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंटली जब करते हैं, हमारा ग्राफ क्या आता है, हमारा ग्राफ कुछ एक्सपेरिमेंटली हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, एट एनी टेम्परेचर T1 T2 ऐसा आता है। तो ये था कब, एक्सपेरिमेंटली, मतलब रियल गैस को जब हम लोग ऐसा प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह का ग्राफ आता है एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ से एक चीज देखा गया कि देखिए फिर से एट हाई टेम्परेचर मेरा ग्राफ इधर मीट कर रहा है वेरी हाई टेम्परेचर में। तो यहाँ से भी हम लोग को सेम कंक्लूजन मिला कि वेरी हाई टेम्परेचर में हमारा आइडियल गैस की तरह रियल गैस बिहेव करता है। तो रियल गैस बिहेव्स आइडियली एट वेरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो यहाँ से हमें एक चीज मिला कि हमारा जो रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट वेरी high temperature and low pressure, at very high temperature and low pressure। इस कंडीशन में रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। तो अगर ये है तो यहां से अभी हम लोग काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या था, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला 1873 में काइनेटिक थ्योरी गैस एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो हमारा जो थ्योरी का नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस नहीं, थ्योरी का नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब 1873 में दो साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उस टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा रोल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब आप लोग पढ़ेंगे बाद में, वहाँ पर क्लास 12 में भी आप लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जब पढ़ेंगे वहाँ पर सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन भी उस टाइम के बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। हमारे जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, वहाँ पर हम लोग बोल्ट्जमैन के थ्योरी को भी पढ़ते हैं। हमें बोल्ट्जमैन के थ्योरी को भी पढ़ना पड़ता है। वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है बोल्ट्जमैन का हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दोनों ने मिलकर अपना एक थ्योरी दिया, क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, और इसी चीज का एक मतलब एक पोर्शन है क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG। अभी देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए, ये 100% वैलिड फॉर किसके लिए, आइडियल गैस, और कभी कभी वैलिड है किसके लिए, रियल गैस में। मतलब इसका एक पॉइंट टू बी नोटेड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज 100% वैलिड फॉर आइडियल gases but partially valid for real gases, partially valid for real gases। यह है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब इसका जो अब हम लोग एजम्पशंस पढ़ेंगे, एजम्पशंस 100% वैलिड है किसके लिए, हमारा आइडियल गैस के लिए, लेकिन रियल गैस के लिए 100% वैलिड नहीं है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं बेसिक एजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे। बेसिक एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत सारे एजम्पशंस है, आप लोग का बुक में भी रहेगा एजम्पशंस, जो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है मैं उसको आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, सो बेसिक assumptions of the kinetic theory of gases। तो कुछ इंपॉर्टेंट assumptions है, 7-8 assumptions है, मैं आपके पास डिस्कस कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट assumptions है। सो नंबर 1 क्या है, क्या इक्वल गैसेस मतलब सेम गैसेस क्या एक है सेम प्रॉपर्टीज, मतलब फॉर सेम gas all molecules exhibits same properties। मतलब हर एक मॉलिक्यूल, अगर एक गैस का मॉलिक्यूल्स है तो उसका जितना एक गैस एक कंटेनर में है, मैं सोचिए यहाँ पर एक गैस है तो इसका हर एक मॉलिक्यूल का सेम प्रॉपर्टी होगा, मतलब सेम मास होगा, सेम चार्ज होगा, सेम डेंसिटी होगा, मतलब जितना भी प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल मास, चार्ज, डेंसिटी, जितना भी है मतलब डेंसिटी, उसके बाद जितना भी जो है प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ एक मॉलिक्यूल का जो होगा हर एक मॉलिक्यूल का वही होगा। तो ये था फर्स्ट एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। सेकंड एजम्पशन क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हम लोग ब्राउनियन मोशन पढ़े थे वैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स मूव randomly in all directions and collide with the walls of the container, कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड करता है। तो रैंडमली मूव करता है ऑल डायरेक्शन में और कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड करता है, और ये कलीशन के वजह से ही एक गैस का कितना प्रेशर है वो हम एस्टेब्लिश कर पाते हैं। द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द collisions of the gas molecules with the walls of the container। तो एक कंटेनर के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स कितना बार कोलाइड करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स का कितना प्रेशर है। मतलब जितना बार कोलाइड करेगा मतलब धक्का मारेगा उतना बार हमारा क्या होगा, कोलिशंस होगा। और एक चीज
ये जो कॉलिजन्स हो रहा है, ऑल द कॉलिजन्स आर इलास्टिक कॉलिजन, मतलब जो भी कॉलिजन्स हो रहा है ये कॉलिजन्स आर इलास्टिक कॉलिजन। अभी इलास्टिक कॉलिजन क्या है सर, जहां पर हम लोग का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं ये भी लिख देता हूं, ऑल collisions are elastic in nature। इलास्टिक कॉलिजन मतलब जहां पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये वर्क पावर एनर्जी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इलास्टिक कॉलिजन एंड इनइलास्टिक कॉलिजन में। आप लोग को रिकमेंड करूंगा वहां पर जाकर थोड़ा चेकआउट कर लीजिए। तो जितना भी कॉलिजन्स क्या है वो है इलास्टिक इन नेचर। इसके बाद the kinetic energy of gas is only dependent upon the temperature। the kinetic energy of gas molecules depends only upon टेम्परेचर, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क पॉइंट है। मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी का जब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, वहां पर देखेंगे ये इक्वेशन निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, ये वाला इक्वेशन आएगा। तो इस कहाँ से आया, आप लोग बोलेंगे सर ये क्या है, मैं इसको भी डिराइव कराऊंगा, पूरा जो काइनेटिक थ्योरी है सब कुछ मैं डिटेल्स में कराऊंगा। वहां पर ये जब देखेंगे कि ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आर तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट टू बी नोटेड। ये 5th पॉइंट। इसके बाद 6th पॉइंट क्या है देख लेते हैं, क्या है 6th पॉइंट। थोड़ा देखिए क्या है 6th पॉइंट, थोड़ा दूसरा, थोड़ा इधर 6th पॉइंट से एक अलग टाइप की चीज आप लोग सीखेंगे। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction among gas molecules, among gas molecules। देखिए अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों, यहां पर क्लियरली बोल दे रहा है दो गैस मॉलिक्यूल्स का बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है, आंसर इज नो। मतलब दो तो मॉलिक्यूल्स रहेगा तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा ही, ये तो रियल लाइफ में यही तो अट्रैक्ट करेगा ही। लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऐसा कर रहा है कि नहीं करेगा। तो ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है सिर्फ आइडियल गैस के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि 100% वैलिड फॉर आइडियल गैस और पार्शियली वैलिड फॉर रियल गैस। तो रियल गैस के लिए ये सब वैलिड है, लेकिन आइडियल रियल गैस के लिए ये वाला वैलिड नहीं, ये वाला सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। तो यही है डिफरेंस बिटवीन रियल गैस आइडियल गैस। और काइनेटिक थ्योरी में कभी कभी डेविएट करेगा, कुछ इस कंडीशन में डेविएट करेगा। और यहाँ से और एक चीज थ्योरी है, ये भी सिर्फ आइडियल गैस के लिए होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन, मूवमेंट स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है, मैं लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये भी आइडियल गैस के लिए है। नंबर 7 पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली in all directions along straight line with equal speed। अभी ये भी किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। मतलब बोल रहा हूं, देखिए क्या है, ये 7 पॉइंट को भी थोड़ा नोट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें स्टार मार्क कर रहा हूं। यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है गैस का मॉलिक्यूल से हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगा हर एक डायरेक्शन में। गैस का जो मॉलिक्यूल्स है हर एक डायरेक्शन में
स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन ये कहीं पर क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन मूव करता है? देखिए एक चीज़, अगर कहीं पर धुआं उड़ता है तो आप लोग तो धुआं तो देखे हैं, धुआं कभी भी स्ट्रेट लाइन में जाता है? वो तो कर्व होके ऐसे ऐसे चिमनी से जो धुआं निकलता है, कभी स्ट्रेट लाइन में जाता है? देखिए नहीं जाता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या है? ये भी एक आइडियल केस के लिए है। और इक्वल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में क्या गैस मॉलिक्यूल्स इक्वल डायरेक्शन में जाता है? जब धुआं उड़ता है तो एक डायरेक्शन में तो सब फ्लो करता है, तो हर एक डायरेक्शन में क्या उसका वेलोसिटी, जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चिमनी है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो धुआं का तो सबका वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस तरफ वेलोसिटी क्या है? तो इक्वल वेलोसिटी ऑल डायरेक्शन में तो मूव नहीं करता है। तो ये भी एक आइडियल फिनोमेना है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद इक्वल स्पीड। ये भी आइडियल गैस के लिए, ये रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ से ये जो 7th थ्योरी से क्या इक्वेशन बोला है, देखिए अगर मैं 3D एक्सिस ड्रॉ करूँ, ये मेरा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस, यहाँ पर मेरा कोई अगर गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इस तरफ उसका वेलोसिटी क्या होगा? vx, इस तरफ वेलोसिटी होगा vy, इस तरफ वेलोसिटी होगा vz। तो क्या बोला है हमारा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। और बोला है विथ इक्वल स्पीड, इक्वल स्पीड मतलब गिवन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस vx इक्वल्स टू vy इक्वल्स टू vz। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? v इक्वल्स टू √3 vx स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू 3 vx स्क्वायर, हम लोग कह सकते हैं। तो एक चीज के लिए ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद रखिए, इस इक्वेशन को काम में आएगा, बहुत बार काम में आएगा कि v है वेलोसिटी ऑफ द गैसेस और vx है वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ से हमारा ये वाला इक्वेशन आ रहा है, तो vx आए तो सेम इज फॉर vy, सेम इज फॉर vz आ चुका है। तो ये था कुछ बेसिक एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ से हम लोग इस एजम्पशंस के बाद हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक गैस। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोग अभी डिराइव करेंगे और आज का लेक्चर हम लोग एंड करेंगे। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन एकदम इजी टॉपिक है, मैं जो बोल रहा हूँ इसको थोड़ा समझ लीजिए तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ कॉपी में मेरा पैरेलली लिखते जाइए, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से नहीं होगा, कॉपी में लिखते जाइए तो आप लोग सब कुछ कर पाएंगे। तो चलिए काइनेटिक गैस इक्वेशन को हम लोग अभी डिराइव करेंगे। हाँ, और हाँ, कुछ भी चीज़ अगर पढ़ाते टाइम आप लोग को समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोग तो मेरे सामने नहीं बैठे, सब वर्चुअल क्लास हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को उसका आंसर बता पाऊंगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा आप लोग सब समझ गए, तो कुछ समझ नहीं पाते तो कमेंट जरूर करना। तो अभी हम लोग निकालेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं, एक क्यूबॉइडल या क्यूब कंटेनर ले रहे हैं, एनी कंटेनर है, कुछ भी इसका मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, इसको हम लोग 3D एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और इस क्यूब का साइड है हम लोग का एल, क्यूब का साइड है एल। तो एक मॉलिक्यूल अगर हम लोग का इधर रहा, कोई गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए हम स्टडी करेंगे, फिर एन मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग कर देंगे। इसके अंदर तो बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल हम लोग कर रहे हैं तो ये इस तरफ जाएगा, कलाइड करेगा। मतलब अगर यहाँ पर मेरा एक वॉल है, ये जो वॉल है तो इसमें जाके मॉलिक्यूल कलाइड करेगा। अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी है ux इसके लिए, और किसके लिए? ux एक पार्टिकल के लिए, तो ux 1 है, तो ux 1 के साथ इसमें जाके कलाइड करेगा। इसका मास अगर m है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? p1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए है, सफिक्स में i, इनिशियल के लिए p1i क्या हो जाएगा? mux1 कलाइड करेगा। इलास्टिक कोलिजन, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इलास्टिक कोलिजन, तो सेम वेलोसिटी के साथ
रिपेल करेगा तो क्या होगा -2x1। इलास्टिक कलीशन यहाँ से कलाइड करके जब वापस इस तरफ आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा -2x1। इलास्टिक कलीशन है तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा P1F -mu(x1). तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम फॉर फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा P1I माइनस P1F दैट इज 2mu(x1). दिस माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये जो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। और हमारा टोटल टाइम पीरियड ऑफ कोलिशन कितना होगा, ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ कोलिशन कितना है, टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए डेल टी क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ टोटल एल प्लस एल, 2l डिस्टेंस की टोटल डिस्टेंस है एल, तो एक पोर्शन से एक पोर्शन एल वापस आएगा 2l। और हमारा वेलोसिटी कितना था ux1, तो टाइम पीरियड इज दिस वन डेल टी 2l/2x1। तो हमारा डेल टी किसके लिए, एक फर्स्ट पार्टिकल के लिए, सो डेल t1। तो फोर्स exerted ड्यू टू वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं F1, क्योंकि फर्स्ट एक मॉलिक्यूल के लिए है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो डेल P1 बाई डेल T1, तो डेल P1 क्या है 2mu(x1) बाई डेल T1 क्या है, डेल T1 2l/2x1। सो 2 कैंसिल्ड, क्या हो जाएगा m/l इंटू 2x1 होल स्क्वायर। तो फोर्स निकल गया किसके लिए, फोर्स निकल गया फर्स्ट पार्टिकल के लिए m/l ux1 होल स्क्वायर आ चुका है, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। ये हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन नहीं है, अभी और भी डिराइव करेंगे। तो फोर्स आ चुका है, तो यहाँ से फोर्स से हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। फोर्स हम लोग आ चुका है, मैं इसको इधर देखिए, फोर्स हमारे पास आ चुका है, दैट इज दिस। सो प्रेशर, तो फोर्स कितना कोलिशन से तो प्रेशर क्रिएट होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जितना कोलिशन होगा उतना प्रेशर होगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल कितना होगा, कैपिटल P1 क्या हो जाएगा F1 बाई एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो फोर्स कितना है m/l ux1 स्क्वायर, और एरिया क्या है l इंटू एल एक सरफेस में, दैट इज l स्क्वायर। तो क्या हो जा रहा है m/l³ ux1 स्क्वायर, ये चीज आ रहा है। तो प्रेशर ये वाला आ चुका है। तो यहां से एक चीज देखिए, अभी मैं ux1 और l³ क्या है वॉल्यूम, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m/v ux1 स्क्वायर, ये है प्रेशर। अभी हम लोग जानते हैं ux1 और टोटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। हमें थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि v स्क्वायर इक्वल्स टू 3vx²। तो सेम चीज इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर इक्वल्स टू 3ux स्क्वायर। तो u1 के लिए u1 हो जाएगा सेम चीज ux1। तो x कंपोनेंट के साथ हमारा जो टोटल वेलोसिटी उसका रिलेशन क्या है, उसका रिलेशन है ux1 इक्वल्स टू 1/3 इंटू u1 स्क्वायर, ये वाला है। तो मैं ux1 का क्या लिख सकता हूँ 1/3 m/v u1 स्क्वायर। तो ये है प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। और ये वाला u1 क्या है, u1 है वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये अलोंग x डायरेक्शन था, ux था अलोंग x कंपोनेंट, u1 क्या है इन ऑल डायरेक्शंस, टोटल वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। रैंडम मोशन करेगा कितना वेलोसिटी के साथ u1। तो एक मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर एक्सर्टेड हम लोग का आ गया दिस वन। तो क्या आ गया हम लोग का, एक मॉलिक्यूल के लिए हमारा प्रेशर आ गया है 1/3 m/v u1 स्क्वायर। तो टोटल प्रेशर कितना होगा फॉर n मॉलिक्यूल्स, सो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड कितना हो जाएगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3
प्लस डॉट 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 कितना n मॉलिक्यूल्स के लिए Pn। सो क्या होगा 1/3 m/v u1 स्क्वायर 1/3 m/v u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1/3 m/v un स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। तो क्या होगा 1/3 m/v, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस। मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझिए क्या चीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग अगर नीचे एक n मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें और इधर एक n मल्टीप्लाई करें, तो सेम में चीज़ हो रहा है। तो ये जो चीज़ है देखिए, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैं नेक्स्ट दिन अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो एक चीज़ समझिए, रूट मीन स्क्वायर VRMS या यहाँ पर तो होगा URMS, रूट मीन स्क्वायर तो रूट मीन स्क्वायर। सो रूट मीन का मतलब क्या है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un, लेकिन इन सबका स्क्वायर क्या बोला, रूट मीन स्क्वायर इसका मीन। तो ये इसको बोलते हैं URMS। ये क्या चीज़ है मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा URMS वेलोसिटी क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर RMS इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर बाई कैपिटल N लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे URMS। रूट मीन्स को जानकर रखिए, मैं इस चीज़ को नेक्स्ट दिन पढ़ाऊंगा अच्छे से। सो 1/3 m/v इंटू u स्क्वायर RMS इंटू n। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 n/v m u स्क्वायर RMS लिख सकते हैं। और इस n/v टर्म को मैं अच्छे से लिखता हूं ऊपर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय टोटल प्रेशर एक्सर्टेड क्या आ रहा है, तो P इक्वल्स टू 1/3 n/v m u स्क्वायर RMS। तो n/v को हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1/3 m n u स्क्वायर RMS, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन, जहां पर हम लोगों का स्मॉल n क्या है n/v, दिस इज स्मॉल n, दिस इज नंबर ऑफ molecules per unit volume, number of molecules per unit volume। और ये है प्रेशर ऑफ द गैस। सो प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 mn u स्क्वायर RMS, u RMS स्क्वायर। किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया है P इक्वल्स टू 1/3 mn v स्क्वायर RMS। तो सेम ही है, मैंने इधर वेलोसिटी को u बोला था, किसी बुक में वेलोसिटी v है, तो सेम चीज। और इस इक्वेशन को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। समझ गए? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बोलिएगा सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। मैं हर एक चीज़ का आंसर नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर क्या क्या है। और थैंक यू।